कटार ग्रां प्री के रोमांचक संक्षेप में आपका स्वागत है, जहां धूल बिखर गई है और एक बार फिर से मैक्स वर्स्टापेन ने शीर्ष पर आउट किया है, चैंपियनशिप में अपनी अगुवाई को बढ़ाते हुए। यह रेस बेशक शानदार थी। हालांकि पहले दौर में मर्सिडीज ड्राइवर्स लुइस हैमिल्टन और जॉर्ज रसेल के बीच एक महत्वपूर्ण टक्कर के साथ चिह्नित थी। हैमिल्टन को तुरंत सेवानिवृत्ति करनी पड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रेवल ट्रैप को साफ करने के लिए सुरक्षा कार की अवधि हुई, जबकि रसेल पिट स्टॉप से मरम्मत के बाद वापस जुड़ गए। मैक्लारेन ने ऑस्कर पियास्ट्री और लैंडो नॉरिस के साथ एक प्रभावशाली प्रदर्शन प्रदर्शित किया, जहां दोनों ड्राइवर्स ने योग्यता में ट्रैक सीमाओं के उल्लंघन के कारण ग्रिड के 6ठे और 10वें स्थान से शुरू होने के बावजूद अद्भुत रूप से वापसी की। रसेल भी बेहतरीन फॉर्म में थे, ग्रिड के पीछे से लड़ाई लड़कर चौथे स्थान पर समाप्त होने तक। आगे हमारे पास फेरारी के चार्ल्स लेक्लर्क और एस्टन मार्टिन के फर्नांडो अलोंसो थे, जो 5वें और 6ठे स्थान पर समाप्त हुए। अलोंसो की रेस को ऑफ ट्रैक भ्रमण और ओवरहीटिंग सीट के कारण प्रभावित किया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी शांति बनाए रखने और एक सम्माननीय स्थान सुनिश्चित करने में सफलता प्राप्त की। एल्पाइन के लिए एस्टेबान ओकॉन ने 7वें स्थान पर समाप्ति दर्ज की, जबकि अल्फा रोमियो ने वॉल्टेरी बोटास और जो गुयु द्वारा इस मौसम के पहले डबल पॉइंट्स समाप्ति हासिल की। सर्जियो पेरेज अपनी स्प्रिंट रेस दुर्घटना के बाद कार परिवर्तन के कारण पिट लेन से शुरू करने के बावजूद 10वें स्थान तक अपना रास्ता बनाया। इस रेस में ट्रैक सीमाओं की एक मुख्य चुनौती थी, क्योंकि कई ड्राइवर्स जैसे पेरेज, लांस स्ट्रोल, पियर गास्ली और एलेक्स ओल्बॉन इन्हें पार करने के लिए दंड प्राप्त करें। इस हफ्ते टायर सुरक्षा एक और महत्वपूर्ण पहलू था, जहां पूरी फील्ड ने सुरक्षा के उपाय के रूप में कम से कम 3 पिट स्टॉप पूरा किया। रेस में 2 सेवानिवृत्ति देखी गई, हैमिल्टन टक्कर के कारण और लोगन सार्जेंट बीमारी के कारण, जबकि कार्लोस साइंज एक ईंधन प्रणाली समस्या के कारण शुरू नहीं कर सके। वर्स्टापेन की जीत उनके असाधारण नियंत्रण और संकल्प का प्रमाण थी, खासकर पिछली रेस में चैंपियनशिप शीर्षक हासिल करने के बाद। सप्ताह 17 महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत था, जब वर्स्टापेन पिट में गए और ट्रैक पर फिर से शामिल हुए, अपनी अगुवाई बनाए रखते हुए, और लैप तीसरे 31 में रसेल के ऊपर उत्कट 22 सेकंड की अवधि के साथ घर लौटे। और भी पिट स्टॉप और दंडों के बावजूद वर्स्टापेन ने पाइस्ट्री के लगभग 5 सेकंड से आगे लाइन पार की, जबकि नॉरिस 1 सेकंड और आगे थे, मैक्लारेन के लिए एक और डबल पोडियम सुनिश्चित करते हुए। संक्षेप में, कतार ग्रां प्री ड्राइवर्स और उनकी टीमों की तेजी, रणनीति और कौशल की एक बिजलीदार प्रदर्शन थी। कैलेंडर पर अगली रेस यूनाइटेड स्टेट्स ग्रां प्री है, जो ऑस्टिन में होगी, और यदि यह इस रेस की तरह होती है तो हमें वास्तविक आनंद का आनंद मिलेगा। हर कोई नमस्ते, मैं एंजो हूं, आज के रोमांचकारी एपिसोड F1 के लिए जज्बा के लिए आपके मेजबान। आज मेरे साथ हैं अद्भुत विलियम, जिन्हें उनकी तेज टिप्पणी के लिए जाना जाता है, और हमारे ट्रैक साइड स्लूथ विक्टोरिया, जो हमेशा रेसिंग क्रियाओं पर खबर रखते हैं। हम यहाँ हर दिन आपको फॉर्मूला 1 की नवीनतम खबरें लाने के लिए हैं। खासकर रेस वीकेंड के दौरान विशेष एपिसोड आते हैं। यहाँ होने का आनंद है एंजो। कतार ग्रां प्री के उत्साह का माहौल अभी भी बाकी है। मैं उत्सुकता से रेस के सभी मोड़ और मोड पर चर्चा करने के लिए तत्पर हूँ। बिल्कुल विलियम, टायर सुरक्षा उपायों से लेकर अप्रत्याशित सेवानिवृत्तियों तक ट्रैक से विश्लेषण करने के लिए बहुत कुछ है। बिल्कुल सहमत हूं विक्टोरिया पार्कर। तो दोस्तों, अगर आप हमारी तरह फॉर्मूला 1 के उत्साह को प्यार करते हैं, तो याद रखें कि सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, अधिसूचनाएं चालू करें, एक टिप्पणी छोड़ें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपका समर्थन हमें सबसे गर्म F1 समाचार और दृष्टिकोण लाने में मदद करता है। आज हम कतार ग्रां प्री को शुरू से चेकर्ड फ्लैग तक विस्तार से विश्लेषण करेंगे। वर्स्टापेन की प्रभावशाली जीत से लेकर हैमिल्टन के दुर्भाग्यपूर्ण सेवानिवृत्ति तक हमने सब कुछ कवर किया है। तो तैयार रहें, क्योंकि हम आपको हुए घटनाओं के सभी विवरण देने के लिए डाइव कर रहे हैं। और दोस्तों, याद रखें, पूरी गति से। विस्तृत विश्लेषण की ओर बढ़ते हुए, रेड बुल के वर्स्टापेन ने कतार ग्रां प्री में एक शानदार प्रदर्शन प्रदर्शित किया। उन्होंने मैक्लारेन के पियास्ट्री और नॉरिस को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत से ही एक रोमांचक रेस बना दी। क्या आपको विश्वास हो रहा है कि जो ड्रामा पहले ही लैप पर खुला,
हैमिल्टन और रसेल के बीच एक टक्कर हुई, जिसके परिणाम स्वरूप हैमिल्टन 7 बार के विश्व चैंपियन रेस से बाहर हो गए, जबकि रसेल को नई फ्रंट विंग के लिए पिट में जाना पड़ा। वाह, यह वास्तव में एक शानदार दृश्य था। वर्स्टापेन के 2 मुख्य प्रतिद्वंद्वियों को प्रारंभिक चरणों में ही हटा दिया गया। इसने वर्स्टापेन, हमारे त्रिकोणीय विश्व चैंपियन, को अग्रणी बनाने और अंततः वर्ष के 14वें रेस जीतने की अनुमति दी। वास्तव में हैमिल्टन के बाहरी हो जाने और रसेल के पिट स्टॉप ने वर्स्टापेन की जीत के लिए मार्ग बनाया। लेकिन चलो यह न भूलें कि मैक्लारेन द्वारा प्रशंसनीय प्रदर्शन भी था। पियास्ट्री और नॉरिस ने ग्रिड के 6ठे और 10वें स्थान से प्रारंभ करके संयुक्त रूप से दूसरे और तीसरे स्थान पर समाप्त किया। काफी प्रभावशाली चढ़ाई थी, मुझे कहना होगा। बिल्कुल। क्वालिफाइंग में ट्रैक सीमाओं के उल्लंघन के कारण समय खोने के बाद उन्होंने वास्तव में अपनी क्षमता दिखाई। रसेल भी पहले ही आपदा के बावजूद एक अच्छी पुनर्प्राप्ति ड्राइव किया और 4थे स्थान पर समाप्त हुए। चलो लेक्लर्क और अलोंसो के बारे में भी बात करें। उन्होंने 5वें और 6ठे स्थान पर समाप्त किया, जहां अलोंसो ने ट्रैक के बाहर भटकने और एक ओवरहीटिंग सीट के साथ लड़ाई लड़ी। काफी कठिनाई थी, क्या नहीं? हाँ, यह था, लेकिन उन दोनों ने सफलतापूर्वक सामर्थ्य दिखाया। ओकॉन ने अल्पाइन के लिए 7वें स्थान पर समाप्त किया और अल्फा रोमियो ने भी कुछ मनाने के लिए कुछ प्राप्त किया। बोटास और जौ ने 9वें और 10वें स्थान पर समाप्त किया। पेरेज पिट लेन से प्रारंभ करने और ट्रैक सीमाओं को पार करने के लिए 3 दंड प्राप्त करने के बावजूद 10वें स्थान पर समाप्त होने में सफल रहे। ट्रैक पर उनकी क्षमताओं का वास्तविक प्रमाण है, क्या आप ऐसा कहेंगे? बिल्कुल, पेरेज ने निश्चित रूप से रेस में अपनी पहचान बनाई। यह दिखाता है फॉर्मूला 1 में कुछ भी हो सकता है। अगर हम रेस की गहराई में जाएं, तो साफ हो जाता है कि टायर संबंधित सुरक्षा उपायों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सुरक्षा उपायों के कारण क्षेत्र में हर ड्राइवर ने कम से कम 3 पिट स्टॉप पूरे किए। यह असामान्य दृश्य था, क्या नहीं? बिल्कुल, यह रेस में अप्रत्याशितता के एक अतिरिक्त परत जोड़ दी। और अप्रत्याशितता की बात करते हुए हमें सेटबैक के बारे में भी याद रखना चाहिए। स्ट्रोल ने अंक देने वाले स्थानों में रेस को पूरा किया, लेकिन अपनी ट्रैक सीमाओं के उल्लंघन के कारण वह 11वें स्थान पर गिर गया। गासली और अल्बॉन को भी दंडित किया गया, जो 12वें और 13वें स्थान पर समाप्त हुए। हाँ, और यह सिर्फ ट्रैक पर क्रिया ही नहीं थी जिसमें नाटक भरा था। साइंस ने एक ईंधन प्रणाली समस्या के कारण रेस की शुरुआत तक पहुंच ही नहीं पाई। इससे लेक्लर्क ही ट्रैक पर एकमात्र फेरारी बन गए। और उसके अलावा दुर्भाग्यपूर्ण सार्जेंट को सेहत के कारण अधिक गर्मी के कारण सेवानिवृत्त हो जाना पड़ा। ये वास्तव में कई ड्राइवरों के लिए एक कठिन रेस थी। यह सत्य है, लेकिन इन सभी चुनौतियों के बीच वेरस्टापेन चमक गए। शनिवार की स्टैंड अलोन स्प्रिंट क्रिया में तीसरे सत्र के लिए विश्व चैंपियन के रूप में पुष्टि के बाद उन्होंने मुख्य आयोजन की शुरुआत पर पोल पोजीशन से शुरू किया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह वास्तव में हमारे रेस विजेता के लिए सबसे अच्छा सप्ताहांत था। क्रिया में और गहराई से जाते हुए रेस की शुरुआत देखने लायक थी। वेरस्टापेन ने पोल पोजीशन से अपनी अगुवाई बनाए रखी और पहले कोने पर ही मर्सिडीज का आपदा खुल गया। हैमिल्टन ने बाहरी तरफ रसेल को पीछे छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन उनके पहियों में टकराव हुआ। मर्सिडीज के लिए एक बदकिस्मत शुरुआत, मैं कहूंगा। वास्तव में हैमिल्टन ग्रेवल में फंस गए और तत्काल रेस से बाहर हो गए। रसेल को मरम्मत के लिए पिट में लिंप करना पड़ा। हमेशा की तरह एक टीम की दुखदा दूसरी टीम के लिए लाभ होती है और पिएस्ट्री ने निश्चित रूप से फायदा उठाया। 6ठे स्थान से दूसरे स्थान पर उठे। इसी बीच अलोंसो, लेक्लेर्क, ओकॉन और नॉरिस ने भी महत्वपूर्ण प्रगति की। हाँ, यह काफी नाटकीय शुरुआत थी। सुरक्षा कार को तैनात करना पड़ा ताकि मार्शल्स को ग्रेवल ट्रैप को साफ करने की अनुमति मिल सके। इस दौरान हमने कुछ बहुत दिलचस्प रेडियो संदेश सुने, क्या हमने नहीं? ओह हाँ, हमने सुना। मर्सिडीज टीम में विपरीत भावनाएं काफी स्पष्ट थीं। रसेल अपने नाराजगी को निकाल रहे थे, जबकि हैमिल्टन ने पहले दावा किया कि उन्हें अपने सहयोगी द्वारा बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन बाद में अपने टीवी साक्षात्कारों में दोष स्वीकार किया। कितना दृश्य था वह। हाँ, और यह न भूलें कि रेस के बाद घटना की जांच की जाएगी। इसकी पुष्टि रेस स्टुअर्ड्स ने की और इस सब के बीच वेरस्टापेन आराम से रेस का नेतृत्व कर रहे थे। बिल्कुल, वास्तव में वेरस्टापेन ने अपने पिट स्टॉप से पहले 17वें दौर के अंत में
कुछ दिलचस्प लैप टाइम के साथ अपनी प्रमुखता को बढ़ाया, जहां उन्होंने पसंदीदा मीडियम टायर्स पर स्विच किया। उसी बीच रसेल ने गाड़ी के पीछे से 10वें स्थान तक पहुंचने के लिए कई ओवरटेक्स करने में व्यस्त थे। ये एक प्रशंसनीय पुनर्प्राप्ति ड्राइव थी, क्या आपको लगता है? निस्संदेह प्रारंभिक हार के बावजूद रसेल को बहुतायत बॉडी वाले स्थानों में वापस आने में कामयाबी मिली। यह दिखाता है कि फॉर्मूला 1 कितनी अनियमित और रोमांचक हो सकती है। मुझे कहना होगा, वेरस्टापेन की रेस के निर्देशन को देखना सचमुच देखने लायक था। पहले पिट स्टॉप के बाद भी उन्होंने अपनी प्रमुखता को बनाए रखा, अपनी ट्रेडमार्क स्थिरता और गति का प्रदर्शन करते हुए। बिल्कुल, उन्होंने अल्बॉन के पीछे ट्रैक पर फिर से जुड़ गए, जिससे उनके पूर्व टीममेट को अग्रणी दौड़ में थोड़ी देर के लिए चलने का मौका मिला। लेकिन जैसे ही अल्बॉन और जो पिट में गए, वेरस्टापेन ने पुनः प्रमुखता हासिल की और रेस को नियंत्रित किया। वास्तव में, लेकिन हम रसेल को भूल नहीं सकते। प्रारंभिक ड्रामा के बावजूद उन्होंने अपनी पुनर्वास ड्राइव जारी रखी और घासली के साथ तकरार में भी आ गए। उन्होंने वास्तविक सहनशीलता दिखाई। सच्चाई, उनकी रेडियो पर घासली द्वारा उन्हें पहले ही ओवरटेकिंग की कोशिश के दौरान धक्का देने के बारे में शिकायत काफी तीव्र थी, लेकिन उन्होंने दूसरी कोशिश में सफलता साबित की, जो उनके संकल्प का प्रमाण है। इस बीच वेरस्टापेन की प्रमुखता पिएस्ट्री के ऊपर बढ़ती रही और 25वें दौर में लगभग 10 सेकंड तक पहुंच गई। फिर पिएस्ट्री ने एक और पिट स्टॉप की शुरुआत की और क्रिया जारी रही। हाँ, और फिर आई खबर कि पेरेज को ट्रैक सीमाओं को पार करने के लिए 5 सेकंड का समय दंड दिया गया है। कई ड्राइवर्स को इसी तरह के दंड का खतरा था, जिससे रेस और अप्रत्याशित हो गई। लेकिन जैसे रेस आगे बढ़ती गई, वेरस्टापेन ने पीछे की क्रिया से दूर रहने का सामर्थ्य दिखाया और एक सुखद प्रमुखता बनाई। इसी बीच सार्जेंट अपनी खुद की चुनौतियों से लड़ रहा था, कॉकपिट में अस्वस्थ महसूस करते हुए, लेकिन रेसिंग जारी रखने का वादा करते हुए। यही है एक सच्चे रेसर की आत्मा। मुश्किलों के बावजूद वे चेकर्ड झंडी तक पहुंचने के लिए आगे धक्का देते हैं। मोटर स्पोर्ट्स की शिखर पर है फॉर्मूला 1। वहीं पर आगे बढ़ते हुए रसेल की रेस वास्तव में एक्शन से भरी थी, जिससे उन्हें नेट चौथी स्थिति मिली। हालांकि पेरेज की आशाएं टूट गईं जब उन्हें ट्रैक सीमाओं को पार करने के लिए एक और 5 सेकंड का दंड मिला। क्या हमारे पास अन्य उदाहरण हैं जहां ड्राइवर्स को इसी तरह के दंड का सामना करना पड़ा है? हाँ, वास्तव में हमारे पास हैं। वास्तव में स्ट्रोल, घासली और अल्बॉन को भी ट्रैक सीमाओं को पार करने के लिए दंड मिला, जिससे उन्हें 11वें से 13वें स्थान तक पहुंचना पड़ा। इसी बीच सार्जेंट को गर्मी की स्थिति में असहजता हो गई और उन्हें सेवानिवृत्त होना पड़ा। ये वाकई मामूली नहीं था। युवा अमेरिकी नवाग्रही के लिए एक कठिन दिन था। बिल्कुल सही। लेकिन चलिए वर्स्टापेन को भी न भूलें, जिन्होंने 52 चक्रों पर मीडियम टायर्स के लिए अंतिम पिट स्टॉप करने के बाद शांतिपूर्वक रेस के शेष भाग को देखा। वह पियास्ट्री से लगभग 5 सेकंड के अंतर से लाइन पार करे। नॉरिस 1 सेकंड और पीछे थे, जिससे मैक्लारेन को लगातार दोहरे पोडियम मिले। और रसेल ने सॉफ्ट टायर पर चौथे स्थान को संभाल लिया, जबकि लेक्लेयर सीधे पीछे थे। सबके लिए यह एक घटनाओं से भरपूर रेस थी, क्या आप नहीं कहेंगे? बिल्कुल सही। और वर्स्टापेन ने इसे पूरी तरह से सारांशित किया, कहते हुए कि उनकी पहली स्टिंट ने ही रेस को बनाया। उन्होंने अपनी गति को ब्रिलियंट ढंग से नियंत्रित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके टायर हमेशा अच्छी स्थिति में रहें। लेकिन उन्होंने मैक्लारेन की गति को भी स्वीकार किया, कहते हुए कि उन्हें अपनी जीत के लिए मेहनत करनी पड़ी, यहां तक कि यह एक कठिन रेस थी। तो कैलेंडर पर अगला क्या है? ड्राइवर्स यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्री वीकेंड के लिए ऑस्टिन की ओर जा रहे होंगे, जो 20 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक होने की योजना है। यह कितनी रोमांचक रेस होने की उम्मीद दिला रही है। वाह, यह कितनी रोमांचक रेस थी। अपूर्वनीय, घटनाओं से भरपूर और वास्तव में इन ड्राइवर्स के कौशल और सहनशीलता का प्रमाण है। वास्तव में हमने कुछ शीर्ष श्रेणी की ड्राइविंग देखी, कुछ दंड भी मिले और दुर्भाग्य से कुछ लोगों को विभिन्न परिस्थितियों के कारण सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता पड़ी। ये सब इस उच्च गति वाले एड्रेनालिन पंपिंग खेल का हिस्सा है। बिल्कुल। और जबकि वेरस्टापेन ने अपनी कैबिनेट में एक और विजयी ट्रॉफी जोड़ी, हमें पिएस्ट्री और नॉरिस के प्रयासों को भी स्वीकार करना चाहिए। वे मैक्लारेन के लिए एक डबल पोडियम फिनिश लाए, जो एक अद्भुत उपलब्धि है। वास्तव में उनका प्रदर्शन प्रशंसनीय है। हम अब अगले संयुक्त राज्य ग्रांड प्री की ओर देख रहे हैं। उन्होंने गोल को ऊंचा रखा है। देखना रोचक होगा कि क्या वे इस प्रगति को बनाए रख सकते हैं। और हम रसेल की चौथी जगह तक की प्रभावशाली ड्राइव को भूल नहीं सकते। पहले ही बाधाओं के बावजूद
उन्होंने वास्तव में इस रेस पर अपनी पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की। बिल्कुल, यह वाकई एक एक्शन पैक्ड रेस थी। हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको फॉर्मूला 1 की दुनिया से नवीनतम समाचार और विश्लेषण लाने का काम जारी रखेंगे, लेकिन अब तक हम यहां ही कहानी छोड़ देंगे। ऑस्टिन में होने वाली रोमांचक संयुक्त राज्य ग्रां प्री के लिए बने रहें। विलियम, आज इंटरनेट पर चर्चा का विषय क्या है? अच्छा, चलिए देखते हैं। हमारे पास एक यूजर जिसका नाम मिया आयस्क है ने एक आर्टिकल साझा किया है जिसमें कहा गया है कि FIA ने आज की रेस में नए टायर सेट्स के लिए अधिकतम 18 लैप की सीमा निर्धारित की है, जिससे प्रत्येक ड्राइवर के लिए 3 पिट स्टॉप अनिवार्य होंगे। अगर कोई ड्राइवर सीमा से अधिक जाता है तो उसे ब्लैक फ्लैग दिया जाएगा। यह एक दिलचस्प मोड़ है। फैंस इसके बारे में क्या कह रहे हैं? ब्लॉन्ड बॉय 2 एक अच्छा सवाल उठाता है। उन्होंने पूछा है कि क्या 18 लैप की सीमा नए टायर्स के लिए है और क्या पहले के लैप्स को घटाया जाएगा, जिससे कुछ ड्राइवर्स को शायद 4 पिट स्टॉप करने पड़ सकते हैं। यह एक मान्य बात है। क्या और कोई अधिक जानकारी है? OB123 मजाकिया रूप से टिप्पणी करता है, जबकि नीलो मैक एक बहुत ही आतंकित हमें मुसीबत में है जीन करते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे फैंस हास की संभावनाओं के बारे में बहुत आशावादी नहीं हैं इन हालातों में। टायर उपयोग पर इतनी सीमा होने के साथ यह निश्चित रूप से चीजों को हिला देगा। अन्य टीमों के बारे में क्या है? माउस पप्पी का इस पर सकारात्मक दृष्टिकोण है, जो यह सुझाता है कि यह ऑल्बॉन का पल हो सकता है 4 नए टायर सेट के साथ। पेंडबस गेमिंग इससे सहमत होता है और इस दोपहर एक ऑल्बॉन पोडियम देखने की इच्छा व्यक्त करता है। अल्बॉन के लिए एक पोडियम फिनिश निश्चित रूप से रोमांचक होगा। क्या अन्य रुचियों के बारे में कोई बात है? रेपा 24 बिंदुओं का उल्लेख करता है कि हुल्केनबर्ग को केवल 2 नए हार्ड टायर सेट और कोई नया मीडियम टायर नहीं होने के कारण कठिन समय का सामना करना पड़ सकता है। और टिम 0110 ब्लॉन्ड बॉय द्वारा सहमत होता है कि कुछ ड्राइवर्स से अधिकतर 4 पिट स्टॉप करने की आवश्यकता हो सकती है। यह निश्चित रूप से लग रहा है कि प्रशंसक एक अप्रत्याशित रेस की पूर्वानुमानित कर रहे हैं। हम केवल इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यह सब कैसे विकसित होता है। अच्छा, आज के लिए इतना ही है दोस्तों। F1 के लिए जज्बा पर फॉर्मूला 1 की रोमांचक दुनिया के मध्य सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमने आज बहुत कुछ कवर किया है, हाल के रेस की चर्चा की है और उसके साथ जुड़ी सभी रणनीति, कौशल और दिखावटी चीजों की बातें की हैं। हमारे चैनल की सदस्यता लेना और नोटिफिकेशन घंटी पर क्लिक करना न भूलें, ताकि आप हमारी भविष्य की कोई भी एपिसोड न छुएं। और अगर आपके पास कोई सवाल, विचार या अपनी रेस की पूर्वानुमानित करना हो तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ना सुनिश्चित करें। हमें हमेशा आपसे सुनने का बहुत आनंद होता है और कौन जानता है, आपकी टिप्पणी हमारे अगले एपिसोड में शामिल हो सकती है। हम आपके समर्थन की सराहना करते हैं। हमारे पॉडकास्ट को अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों या किसी और को शेयर करें जिसे हमारी तरह फॉर्मूला 1 से प्यार होता है। आगे क्या होने वाला है, बस इतना कहेंगे। अपनी सीट बेल्ट बंद रखें। हमारे पास कुछ आपूर्ति में चौंकाने वाली बातें हैं। जब तक हमसे अलविदा। याद रखें, मेटल पर पेडल दबाएं, सड़क पर नजर बनाए रखें। हमारे चैनल की सामग्री सोने की तुलना में है। हम आपको अगले एपिसोड में देखेंगे।